एलटी ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 3 था वेक्टर एनालिसिस, उसके न केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट करा चुका हूं बल्कि मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे उसके 150 क्वेश्चन पहले से करा चुका हूं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, तो उसके पी/क्यूज कराने भी जरूरी है। अब तक मैं आपको 30 क्वेश्चन कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के साथ साथ ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के करा चुका हूं। आज के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 291 से। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को देखते तो हैं तो प्लीज पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको वीडियो में एक बार भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा लगे कि हाँ आप बोर हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट आपको इस वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है, उसको जरूर कर दें। देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 291 की। कह रहे हैं कि व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू 6x स्क्वायर i कैप प्लस 3xy स्क्वायर j कैप प्लस xyz क्यूब k कैप एट एनी पॉइंट 2 3 4। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन f कुछ इस प्रकार से है कि f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, एक फंक्शन मेरा या मैं कहूं आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, तो आपका जो डाइवर्जेंस होता है वो इक्वल होता है कि डेवर f1 अपॉन डेवर x। मतलब जो आपके i का कोफिशिएंट है, मैं कहूं i कैप का कोफिशिएंट है, उसका x के साथ में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जो आपके j कैप का कोफिशिएंट है उसका y के साथ कर दीजिए। जो आपके k कैप का कोफिशिएंट है उसका z के साथ डिफरेंशिएशन करके ऐड कर लो और बात खत्म। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्या, डेवर f2 ओवर डेवर y प्लस डेवर f3 ओवर डेवर z। हाँ जी, ये आपका फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ f का, वेयर f इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। तो मेरे पास तो फंक्शन वही कुछ इस प्रकार से है कि वेक्टर f इज इक्वल टू 6x स्क्वायर i कैप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का x y z के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन करके निकाल लूंगा और पॉइंट भी सेटिस्फाई करा के उनको ऐड कर लूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखता हूं कि मेरा डेवर f अपॉन डेवर x आएगा क्या, वो आएगा इसका मतलब i कैप के कोफिशिएंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो 6 तो ऐसा ही है, इसका हो जाएगा आपका 2x, डेट इज हो जाएगा क्या 12x। ठीक है, ऐसे ही मैं डेवर f ओवर डेवर y निकालू, मतलब j कैप का कोफिशिएंट का y के साथ डिफरेंशिएशन, तो मिलेगा क्या 3 टू 6xy। सिमिलरली डेवर f ओवर डेवर z में अगर निकालता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा k कैप के कोफिशिएंट का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज 3xyz स्क्वायर। एक पॉइंट हमको गिवन है तो क्या करते हैं, पॉइंट को भी हम हैंड टू हैंड सेटिस्फाई करा देते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी ज्यादा बड़ी ना हो। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24। ये हो जाएगा आपका कितना 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, दैट इज हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फोर 16, दैट इज ये हो गया आपका कितना 288। ठीक है, ये हो गया आपका 288। तो अब एक काम करो, मैंने आपको बोला था कि x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उन सबको ऐड कर लो, आपका काम हो जाना है। तो हम देखते हैं कि मेरा जो डाइवर्जेंस ऑफ f होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 24 प्लस 36 प्लस 288। ऐड करते हैं तो 6 4 10 8 18, एक हो गया 3 2 5 और 5 और 8 13 13 एंड एक 14। ठीक है, और 2 और ये आपका रह गया कितना 2 प्लस 1 दैट इज 3, 348। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ डाइवर्जेंस निकालना आपको आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 292, एक्चुअली 293 है। कह रहे हैं क्या, अ वेक्टर फील्ड विद अ वेनिसिंग कर्ल इज नोन एज। अब आप इसकी लैंग्वेज समझिए, और लैंग्वेज समझने के लिए आपको जो मेरे कॉन्सेप्ट का वीडियो है लेक्चर नंबर 5 कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ग्रीन गॉस स्टोक्स थ्योरम और पूरा जो वेक्टर कैलकुलस है उसके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में दी है। अगर आप ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम ग्रीन थ्योरम और आपका ग्रीन थ्योरम के साथ साथ गॉस थ्योरम को करना चाहते हैं तो प्लीज आपका लेक्चर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। तो मैंने आपको बोला था
ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर फील्ड फंक्शन है कोई भी, या वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक ही बात रहती है, उसका कर्ल क्या है, कर्ल वेनिस हो रहा है। कर्ल वेनिस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कर्ल की वैल्यू 0 हो रही है। अब आप बताइए, जो फंक्शन एफ है, वेक्टर फील्ड फंक्शन है, वो फील्ड का नेचर क्या है? ठीक है, वेक्टर एफ जो है, मैं इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलता हूं, कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर फील्ड फंक्शन भी, तो उसको कोई इशू नहीं है, आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ें, क्योंकि बुक्स में स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन करके दो चीजें लिखी होती हैं, वेर एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये करें, कर्ल एफ अगर मेरा 0 है तो एफ का नेचर क्या होगा? अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो आप इसका आंसर इजीली लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कर्ल एफ 0 हो जाता है तो एफ जो है आपका कैसा कहलाता है? एफ आपका कहलाता है इररोटेशनल। ठीक है, ये कैसा कहलाएगा? इररोटेशनल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में इसको घुमा के पूछ लिया जाता है कि एक फंक्शन, या मैं कहूं वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन होता है, तो कहते हैं कि भाई ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि वो मेरा कैसा होगा, कि मेरा वो इररोटेशनल होगा, कि रोटेशनल होगा, कि भाई सोलेनोइडल होगा, कि सोर्स होगा या सिंक होगा, जो भी ऑप्शन रहे हो, तब आपको क्या करना होता है कि कर्ल एफ की वैल्यू अलग से निकालनी होती है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन थी कि वो भाई वेनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने आपको कर्ल और डायवर्जेंस बताए थे, कुछ इस प्रकार से बताए थे कि डायवर्जेंस है आपका, ठीक है, डायवर्जेंस हमेशा ही किसका निकाला जाता है? एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का ही आपका निकाला जाता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी का आपका डायवर्जेंस निकाला जाता है। और कर्ल भी आपका निकाला जाता है किस चीज का? एक वेक्टर क्वांटिटी का। तो क्या ये आंसर हो गया? ना जी, अभी नहीं, ये तो सिर्फ इनपुट था, कि आपको इनपुट ये दिया जाता है, ठीक है ना, दोनों में आउटपुट क्या मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं अगर कल निकालता हूं, कल निकालने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलता है तो वो भी मेरा कैसा होता है? वेक्टर होता है। ठीक है, और डाइवर्जेंस का जो मुझे आउटपुट मिलता है, भले ही मैंने वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकाला, बट जो आउटपुट है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो यही तो पूछ रहे हैं कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर। तो डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का निकाला तो क्या होता है? वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और कर्ल जो होता है वेक्टर फील्ड फंक्शन का, क्या हो जाएगा आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। डाइवर्जेंस कैसा होता है? उसका आउटपुट स्केलर होता है, और कर्ल होता है उसका आउटपुट वेक्टर होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैं यहाँ ग्रेडियंट मिस हो जाता है तो मैं उसका भी बता ही देता हूँ, ग्रेडियंट का क्या रहता है। तो ग्रेडियंट आपका हमेशा निकाला जाता है किस चीज का? ग्रेडियंट आपके एक स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है, और जो आपका आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई थिंक आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये स्पेसिफिकली ऐसे ही पूछी भी गई है कि भाई कौन सी चीज किस चीज की निकाली जाती है, और उसका आउटपुट एक कैसी क्वांटिटी होती है, या तो वेक्टर होगी या स्केलर होगी। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 298 की, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 298 है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज। ठीक है, तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक से कराना चाहता हूं, क्योंकि इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको कॉन्सेप्ट के टाइम करा चुका हूं। तो एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर मुझे डाइवर्जेंस निकालना होता है कुछ इस प्रकार से कि आर की पावर एन वेक्टर आर, तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है किस चीज के? एन प्लस थ्री आर की पावर एन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको ये प्रॉपर्टी अगर आती है तो ये यकीन मानिए 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज भाई आप 40 से 50 सेकंड इसके अंदर वेस्ट कर देंगे। कैसे? समझाता हूं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं ये ऐसा नहीं लिख सकता कि आर की पावर -3 वेक्टर आर? ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ एन की वैल्यू -3 है, और एन की वैल्यू -3 है, उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या? -3 + 3 आर की पावर एन, दैट इज 0। तो मुझे तो दूर से ही दिख रहा था, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 0 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये काफी प्रॉपर्टी ये कहती है। ऐसे ही मैंने आपको कर्ल के बारे में बताया था कि अगर कर्ल निकालना हो वेक्टर आर, और वेक्टर आर के साथ अगर उसका मॉडुलस चाहे कोई भी पावर हो, प्लस की हो या माइनस की हो, गलती से भी वेक्टर आर के साथ आ जाती है तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक थी, आई थिंक आपको
समझ में आई होगी और यूजफुल लगी होगी। और अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो आपको मैं पहले उसमें करा चुका हूं, जब मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे, तो वहां पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299 पर क्या है, आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है? सारी प्रॉपर्टीज को मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, जाके क्लिक जरूर कीजिए लेक्चर नंबर 5 पर। तो मैं कहता हूं कि मुझे कर्ल चाहिए। कर्ल किस चीज का? मैंने बोला अगर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए है तो मुझे इसका कर्ल चाहिए। तो इसका कर्ल किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है वेक्टर आर, ठीक है, और डेल डॉट वेक्टर ए। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस, इस बार क्या करिए, जो बाद वाला है उसको ऐसे ही रखा, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आर, ठीक है, प्लस वेक्टर आर। अब इनका सीक्वेंस उल्टा कर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल। ये याद करने का तरीका है, समझिए, ठीक है। वेक्टर ए, इसका सीक्वेंस उल्टा कर दीजिए, वेक्टर आर डॉट वेक्टर डेल, ठीक है। इसकी एक फॉर्म तो ये होती है, और इसी को ही अगर मैं थ्योरी में लिख दूं या फिर मैं कहूं वर्ड प्रॉब्लम की जैसे इसको लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा कि वेक्टर आर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर प्लस वेक्टर आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल। ये तो ऐसा ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, वो क्या, अभी मैं आपसे पूछता हूं और आपको समझाता भी हूं। आपने डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा होगा तो डॉट प्रोडक्ट में आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो ये कि भाई मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने दो बार क्यों लिखा, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल को डेल डॉट वेक्टर ए नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा हाँ जी, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? एक्चुअली ये वेक्टर नहीं है, एक डेल ऑपरेटर है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वो वेक्टर हुआ करता था, कोई ऑपरेटर नहीं था। जब हम इस केस में बात किया करते थे तो ए और बी आपके दोनों के दोनों वेक्टर्स थे, ना कि कोई आपके ऑपरेटर्स थे। यहां पर आपका ऑपरेटर है तो ऑपरेटर हमेशा ही पहले लगाया जाता है। अगर ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि वेक्टर जो पहले है, ठीक है, ऑपरेटर बाद में है, तो वेक्टर अगर पहले है तो वो एक ऑपरेटर बन गया अपने आप में ही। मैं कहूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल अब क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक ऑपरेटर हो जाएगा साथ में मिलकर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, दोनों सेम नहीं है। क्या याद रखेंगे आप कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए इक्वल नहीं होगा किस चीज के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल, याद रखना। इस चीज को भी आप याद रखना। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है, ठीक है। हमारे पास क्या है, याद रखना, वेक्टर ए मेरा कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर है। तो अगर मुझे निकालना हो कर्ल ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए, तो इसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं। तो यहां से मैं आपको कुछ चीजें पहले लिखा दूं, जैसे जो टर्म्स यूज हो रही हैं कि आपका वेक्टर डेल डॉट वेक्टर आर क्या होगा। याद रखना, वेक्टर आर की वैल्यू जो होती है वो होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना था, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका जेड के साथ डिफरेंशिएशन 1, दैट इज 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू, ठीक है ना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू हो गई 3। भाई मैं बात करता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। अगर मैं कह देता हूं कि मेरा वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से है कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेक्टर है तो a1 a2 a3 भी मेरे कांस्टेंट होंगे। तो उन कांस्टेंट का एक्स वाई जेड रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन भी करता हूं तो उस डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई थिंक इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करता हूं, वो क्या है मेरा, कि आप वेक्टर आर, ठीक है ना, ये वेक्टर आर और एक ये चीज है, मैं इन दोनों की बात पहले करना चाहता हूं, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे? अगर मैं निकालता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल निकालता हूं,
तो ये कैसे निकालूंगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई सी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहेगा। तो डेल की वैल्यू तो आप जानते ही हैं क्या होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी मैंने आपको बोला था कि डॉट प्रोडक्ट भले ही आपकी लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाती है, लेकिन ऑपरेटर के साथ ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो पाऊंगा क्या, a1 डेवर ओवर डेवर x प्लस a2 डेवर ओवर डेवर y प्लस a3 डेवर ओवर डेवर z। एक्चुअली ये आपका x नहीं, ये आपका z है, ठीक है ना। तो मैंने बोला था ना कि ये आपका एक ऑपरेटर बन जाएगा। तो मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल क्या है, मेरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल मेरा एक ऑपरेटर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा एक ऑपरेटर हो गया। तो इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगी, चलिए देखते हैं। मैं कहता हूं कि वेक्टर आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगी। अब वेक्टर आर जो है इसके साथ आ जाएगा, कैसे आएगा समझाता हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ऐसे ही रहा। सिंपल मल्टीप्लाई, ना तो डॉट ना तो क्रॉस, सिंपल मल्टीप्लाई किससे, a1 डेवर ओवर डेवर x प्लस a2 डेवर ओवर डेवर y प्लस a3 डेवर ओवर डेवर z। एक्चुअली ये क्वेश्चन इतनी बार किया है कि इसका आंसर मुझे पता है, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो क्या होगा, एक्स आई कैप की मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट करके दिखाऊंगा, बाकी आप उसको समझ लीजिएगा कैसे। इसकी एक्स आई की मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो जाएगी, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा कि a1 डेवर ओवर डेवर x ऑफ एक्स आई कैप प्लस a2 डेवर ओवर डेवर y ऑफ एक्स आई कैप प्लस डेवर ओवर a3 को पहले लिख लेता हूं मैं, डेवर ओवर डेवर z ऑफ एक्स आई कैप, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, इसका x का z के रिस्पेक्ट में 0, x का y के रिस्पेक्ट में 0, x का x के रिस्पेक्ट में 1, बचा क्या मेरा, सिर्फ a1 आई कैप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से की तो मुझे a1 आई कैप मिला। ऐसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, प्लस का a2 j कैप, ठीक है। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, a3 k कैप। आई थिंक अगर आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो आप समझ लिए 80% क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा क्या मेरा, ये मेरा हो जाएगा वेक्टर ए। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। अब मेरा एक टर्म और रह गया, वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला क्या है कि वेक्टर ए डॉट सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है, ये डॉट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है आपका, वेक्टर आर डॉट वेक्टर डेल। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, ऐसे ही रहा। ये हो जाएगा क्या, x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट प्रोडक्ट y किससे होगी डॉट प्रोडक्ट, i डेवर ओवर डेवर x प्लस j कैप डेवर ओवर डेवर y प्लस k कैप डेवर ओवर डेवर z, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं, मुझे मिलेगा क्या, a1 तो ये जैसा चल रहा है ऐसा ही रहेगा, a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x डेवर ओवर डेवर x प्लस y डेवर ओवर डेवर y प्लस z डेवर ओवर डेवर z। इस बार ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये दोनों मिलकर हो गए एक ऑपरेटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक ऑपरेटर। मतलब अगर ऑपरेटर से पहले कोई एक वेक्टर लगा हुआ है तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा, वो पहले लग जाएगा। इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, ये आर पहले है ना डेल से, तो ये आर जो है इसके साथ डिफरेंशिएशन में रोल प्ले नहीं करेगा, ये उसके पहले चलता जाएगा। और ये जो है ये आपके इसके ऑपरेटर के बाद में आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये एज अ कांस्टेंट रख लेंगे। ऐसे ही इसमें क्या था कि इसमें मेरा वेक्टर ए जो था इसके साथ ऐसे ही रख लेंगे, मेरा वेक्टर आर का क्या होगा,
आर का मेरा डिफरेंशिएशन होगा, उसके जो भी कोफिशिएंट रहेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मैं पाऊंगा क्या, थोड़ी जगह कम हो रही है, कोशिश करते हैं। तो इसका अगर जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया a1 की मल्टीप्लाई सबके साथ करूंगा तो a1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 प्लस a2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करूंगा तो भी क्या आएगा 0। क्यों, a2 a1 a3 इन सब का डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है, कांस्टेंट वेक्टर है तो ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता लग चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को उठा के पुट कीजिए और अपना आंसर ले आइए। ठीक है, मैं इन सारी वैल्यूज को उठाता हूं और इनको पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा कर्ल वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, आर डेल ए की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है एक कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन या फिर डाइवर्जेंस ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर 0 माइनस, ठीक है, ये क्या है, इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी अभी निकाली थी, डाइवर्जेंस ऑफ आर 3 दैट इज 3 वेक्टर ए। ठीक है, ये क्या है, आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल, आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल की वैल्यू प्लस का वेक्टर ए और इसकी वैल्यू 0। तो चेक कीजिए, माइनस का 2 वेक्टर ए इज द राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बस इसको सॉल्व करना थोड़ा लेंथी है, टर्म्स को समझना जरूरी है। आपको क्या डाइवर्जेंस समझ में आ रहा होगा, ओके, आपको डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर समझ में आ रहा होगा, ओके। आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, तो ये जो चल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मेरा पास लिखा हुआ है कि वेक्टर आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल, ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटर एक वेक्टर से पहले आया तो इस वेक्टर के साथ ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या है कि डेल के बाद कोई भी वेक्टर नहीं है, डेल से पहले वेक्टर है तो डेल से पहले वेक्टर है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन में रोल प्ले नहीं करेगा। डाइवर्जेंस में किसी प्रकार का आप इसको नहीं लिख सकते कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा क्या कि आर को ऐसे ही रख लो, इसको इसके साथ ऑपरेट कर दो तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि a1 डेवर ओवर डेवर एक्स प्लस a2 डेवर ओवर डेवर वाई प्लस a3 डेवर ओवर डेवर जेड। अब ये मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा अपने आप में एक हो जाता है ऑपरेटर। ठीक है, और ये ऑपरेटर किसके साथ लगा हुआ है, ये ऑपरेटर वेक्टर आर के साथ लगा हुआ है और आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, ओ सॉरी वेक्टर आर, तो वेक्टर आर और ऑपरेटर लगा हुआ है, इनकी आपसी मल्टीप्लाई है, ना तो डॉट की है ना तो क्रॉस की है, जो सिंपल मल्टीप्लाई है। तो सिंपल मल्टीप्लाई का रूल ऐसा रहता है कि पहले वाले का सबके साथ होगा प्लस दूसरे वाले का सबके साथ होगा प्लस तीसरे वाले का भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा होता है आपकी सिंपल मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो इसकी मल्टीप्लाई इन सब से होगी, तो x वाला तो 1 हो जाएगा, बाकी इसके साथ ये 0 हो जाएगा, इसके साथ ये 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी वैल्यू क्या आई थी, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है ना, तो वैसे आप निकालते डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, इसकी वैल्यू तो 0 हो रही है लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ रही है वेक्टर ए, तो दोनों तो इक्वल वैसे भी नहीं है, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 300 है, कह रहे हैं ग्रेड फाई एट अ पॉइंट टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज अ कांस्टेंट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो ग्रेड फाई जो होता है किसी भी वेक्टर का, एक सरफेस दिया हुआ है हमको, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट वेक्टर आपके पास है, मैं कहूं एक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है, कांस्टेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है आपको, तो कह रहे हैं उसका ग्रेड निकालिए। अब आप उसका ग्रेड निकालिए, ठीक है, तो ग्रेड फाई, अभी ग्रेड फाई क्या होता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर मार देंगे आप, क्या, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही था कि मुझे ग्रेड निकालना है, ग्रेड फाई, फिर फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन विच इज कांस्टेंट। ठीक है ना, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन का मुझे ग्रेड निकालना था, तो आपको पता होगा मैंने आज ही बताया था कि ग्रेड भी मेरा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकाला जाता है, बट आउटपुट मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ऐसा मैंने आपको बताया था।
तो ग्रेड फाई के अलग अलग नाम है, जैसे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है ना, स्केलर आपका नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है, ठीक है, आपका यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता चुका हूं अपने लेक्चर्स में, तो वहां से जरूर समझिएगा जाके। तो ग्रेड फाइव क्या हो गया, ग्रेड फाइव होता है आपका नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं एफ एक हमारे पास फंक्शन है, देन डबल इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल वेक्टर एफ, ये एक्चुअली डॉट है आपका, इक्वल नहीं है, ठीक है, ये डॉट है, वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप डीएस की जो वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं सरफेस हमको गिवन है, उस सरफेस को उसकी वैल्यू क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो चुकी होगी, ये बात कर रहे हैं किस चीज की, ये बात कर रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है वो आपको पता होना चाहिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि आपका अगर सरफेस इंटीग्रल है तो वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप डीएस इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल होती है ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डीवी, ये रहता है इसका फार्मूला, या मैं कहूँ ये होती है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो हमसे इसके एलएचएस की वैल्यू पूछी है, हम निकालना शुरू करेंगे इसके आरएचएस की वैल्यू को। तो सबसे पहले मैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकालना चाहूंगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ किसके इक्वल होगा, कई बार बता चुका, बार बार नहीं बताऊंगा। आई कैप के कोफिशिएंट का एक्स के साथ, जे कैप के कोफिशिएंट का वाई के साथ, चलिए मैं लिख भी देता हूं, इसका जेड के साथ डिफ्रेंसिएशन करो और सबको ऐड कर लो, डेट इज इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। उठा के वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ए प्लस बी प्लस सी और डीबी। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, तो वो इंटीग्रल से मेरी बाहर आ जाएगी। मैं लिख सकता हूं ट्रिपल इंटीग्रल बी डीवी। तो मैंने बहुत पहले कई बार आपको बताया है, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल बी डीवी का जो मतलब होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। यहां पर मेरा वॉल्यूम ऑफ द सरफेस की बात कर रहा हूं, तो सरफेस क्या है, सरफेस का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। सरफेस आपके पास ये है, अगर आपको ये पहचान में आ रहा होगा तो क्वेश्चन में ट्रिक तो मेरी यहाँ पर ही थी, ठीक है ना। अगर आपने कर्व समझ लिया तो क्वेश्चन समझ लिया। ये कर्व जो है ना, या सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक्चुअली क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर 0,0,0 है और इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस 1 है। तो मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, ठीक है ना। मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड इसकी जगह पूरे की जगह लिख सकता हूं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो 4/3 आर क्यूब आपका रहता है, तो 4 ऐसे ही 3 ऐसा ही, आर क्या है, रेडियस आपकी 1 है, तो 1 का क्यूब कर लीजिए, डेट इज क्या हो गया 4/3। इस 4/3 को उठा के यहां लगा लो तो आपको मिल जाएगा क्या, एक्चुअली 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो एक पाई आ जाएगा, और आर तो बन हो गया, क्यूब उसका बहु भी बन हो गया, बचा क्या ए प्लस बी प्लस, लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4/3 ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें ट्रिक ये थी कि भाई आप कर्व को पहचानो, और कर्व को पहचानने के बाद एक ट्रिक ये थी कि इसका क्या मतलब रहता है, ठीक है ना। एक ये एक इतना सा पॉइंट ये था, और एक इतना सा पॉइंट ये था कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना सा था ये क्वेश्चन आपका। आई थिंक आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302 पर क्या है, कह रहे हैं इफ f इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर f एट एनी पॉइंट 1 2 3 इज, ठीक है। तो मुझे कर्ल निकालना है, कर्ल निकालूंगा कैसे, तो मुझे कर्ल निकालना है तो मैं निकालूंगा क्या,
कर्ल ऑफ वेक्टर एफ मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, ये इक्वल हो जाएगा आपका कर्ल होता है डेवल वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ होता है, वेक्टर डेल होता है आई जे के, आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। वेक्टर डेल मतलब डेवर ओवर डेवर एक्स, और ये हो जाएगा आपका क्या, डेवर ओवर डेवर बाय, इसको लिख सकता हूं डेवर ओवर डेवर जेड। ऐसे ही मैं एफ के कोफिशिएंट लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स, बट माइनस का एक्सपेंड करता हूं, मैं पाऊंगा क्या, आई कैप टाइम्स इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस इसका जेड के साथ डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जे कैप टाइम्स, ठीक है, इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएशन माइनस का जेड स्क्वायर माइनस इसका और जेड के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, प्लस के कैप टाइम्स क्या मिलेगा आपको, इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीरो, माइनस इसका वाई के साथ डिफरेंशिएशन दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर आई कैप प्लस का जेड स्क्वायर जे कैप माइनस का एक्स स्क्वायर के कैप, ठीक है। और मेरा पॉइंट क्या है 1 2 3, तो मैं इन 1 2 3 को यहाँ पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 आई कैप, ठीक है, प्लस जेड मतलब 9 जे कैप माइनस एक्स मतलब 1 के कैप, तो -4 9 -1 -4 9 -1 दैट इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303 पर। कह रहे हैं इफ वेक्टर r इज इक्वल टू दिस वेयर n इज अ कांस्टेंट t इज वेरिएबल देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर r डॉट वेक्टर r डॉट dr ओवर dt, ठीक है। r डॉट dr ओवर dt क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पहले उनको पूरा कर लेते हैं। r हमें गिवन है, ये रहा, dr ओवर dt और चाहिए, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले dr ओवर dt निकाल लेता हूं। तो dr ओवर dt किसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दैट इज हो जाएगा क्या, माइनस का n साइन n t और i कैप, ठीक है ना। मैंने साइन एन टी का किया, कॉस एन टी का किया, माइनस का साइन एन टी, ऐसे ही मैं साइन एन टी का करूंगा तो ये हो जाएगा आपका जे कैप, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका आर के साथ डॉट प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर आर डॉट डी आर ओवर डी टी अगर मैं निकालूं तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि आई कैप टाइम्स कॉस एन टी प्लस जे कैप टाइम्स साइन एन टी, ठीक है, एंड इज डॉट प्रोडक्ट वाई माइनस का एन साइन एन टी आई कैप प्लस का एन कॉस एन टी जे कैप, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, आई आई वालों की डॉट प्रोडक्ट और जे जे वालों की डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगी, तो आप पाएंगे क्या, माइनस का एन, ये हो जाएगा साइन एन टी कॉस एन टी, ठीक है ना। आई डॉट आई आपका 1 हो जाना है, प्लस, ठीक है ना, एक्चुअली माइनस का आया था, ये हो जाएगा आपका दिस इंटू दिस दैट इज प्लस, प्लस का साइन एन टी और ये वाला एन पहले लिख लूं और कॉस एन टी, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए, कैंसिल आउट, आंसर हो गया आपका जीरो, दैट इज नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जीरो। तो वेक्टर आर डॉट डी आर ओवर डी टी जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304 पर। कह रहे इफ अ पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड ऑन अ ऑपरेटिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो वेक्टर आर आपको पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक दी हुई है, तो जो दी हुई है उनको आप पुट कर दो, ठीक है। 2 कॉस टी जे कैप प्लस, ये एक्चुअली जे है, ठीक है, प्लस साइन टी के कैप।
अब जो वेलोसिटी की उन्होंने बात की ना, तो वेलोसिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो होती है वो होती है वेक्टर dr ओवर dt। तो मैंने r तो t के टर्म में निकाल ही लिया, जो x y z की वैल्यूज थी उनको उठा के पुट कर दिया, तो मुझे t के टर्म में मेरा r मिल गया। तो उसका डिफरेंशिएशन करना क्या कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा? माइनस e की पावर माइनस का t i कैप माइनस 2 साइन t j कैप प्लस cos t k कैप। हाँ जी, आपकी वेलोसिटी ये रही। चेक कीजिए ऑप्शन। एक्चुअली ऑप्शन बाकी के दिख भी नहीं रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है और शायद वही आपका सही है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 307 कह रहे हैं इफ f इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ दिस देन f इज, ठीक है ना, तो सोलेनोइडल होगा, इरोटेशनल होगा कि बोथ होगा, वो हमें पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइडल की कंडीशन क्या होती है। तो सोलेनोइडल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो मेरा सोलेनोइडल होता है। इरोटेशनल कब होता है? कि कर्ल ऑफ f की वैल्यू अगर मेरी 0 आती है तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा इरोटेशनल हो जाता है। तो मुझे बारी बारी से इन दोनों को चेक करके देखना है कोई कौन सा इसमें फिट हो रहा है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ एफ की। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ। और इंपॉर्टेंट क्या है? तो भाई वेक्टर एफ क्या है? वेक्टर एफ आप देख रहे होंगे ग्रेड ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस होल क्वांटिटी को मैं बोल देता हूं यहां से लेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x बाई जेड की वैल्यू 5 है। ठीक है, इतने पूरे को मैंने 5 एज्यूम किया। तो f क्या है? f एक्चुअली आपके पास ग्रेड 5 लिखा हुआ है। आई थिंक इतनी सी बात समझ में आई होगी। और अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल 5 है, ना कि डॉट ना क्रॉस। ठीक है, तो डेल 5 आपके पास दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, मैं ये कर सकता हूं यहां से कि इसको उठा के यहां पुट कर दूं f की वैल्यू को। तो लिख सकता हूं कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल 5। ठीक है, दोनों ऑपरेटर आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा क्या? डेल स्क्वायर 5। ठीक है, अभी डेल स्क्वायर 5 आपका 0 नहीं होगा, क्यों? डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या? डेवर 2 ओवर डेवर एक्स स्क्वायर 5 प्लस डेवर 2 ओवर डेवर वाई स्क्वायर 5 प्लस डेवर 2 ओवर डेवर जेड, सॉरी 5। ठीक है, मतलब फाई का 2 बार एक्स वाई जेड के साथ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड के साथ करेंगे तो आपका 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो आपका होने से रहा। अगर वो होने से रहा तो आपका ये भी होने से रहा। क्यों? क्योंकि सोलेनोइडल इसमें इनक्लूडेड है और सोलेनोइडल मेरा है नहीं। तो मुझे चेक करना है क्या मेरा कर्ल जो है, कर्ल की वैल्यू 0 हो सकती है। चलिए चेक कर लेते हैं लागे हाथों। तो कर्ल क्या है? कर्ल एफ निकालना है। अगर इसी चीज को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, लिख सकता हूं वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ। और वेक्टर एफ को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल क्रॉस एफ क्या है आपका? है डेल 5, डेल 5। ठीक है, आप एक काम ये करें कि दोनों ऑपरेटर की आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, ऑपरेटर ऑपरेटर आपस में जो भी ऑपरेशन है वो आपस में हो जाता है। तो एक चीज देखिए, मैंने आपको बहुत बहुत पहले बताया था कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए निकालो, मतलब दो सेम वेक्टर की आपस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो क्या आती है? 0 आती है। ऐसे ही दो डेल ऑपरेटर की आपस में आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो भी क्या आएगी? 0 आएगी। हाँ जी, कर्ल आपका 0 आ गया। और कर्ल अगर आपका 0 आ जाता है इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका वेक्टर कैसा होगा? इरोटेशनल होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है मुझे समझ नहीं आता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर दें और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने आपको कहा है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।